आओ ठाकुर आओ, कितने आदमी थे सरकार। Waiting for everyone to join, guys. Waiting for everyone to join. आ जाओ एक बार जल्दी से आ जाओ। कैसे रे बाबा, कैसे रे बाबा, कैसे हो? इंतहा हो गई इंतजार की। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लेट मी जस्ट लेट मी जस्ट शट इट ऑफ या। ठीक है, यस। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक बार सभी लोग। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग, कैसे हो सब लोग? आई एम गुड गाइज, आई एम गुड। बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। मस्त एक ब्रेक लेके आया हूं। ब्रेक इज द राइट वर्ड, कभी कभी ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग सकता है गाड़ी भी जब नॉन स्टॉप चलती है ना तो वो गर्म हो जाती है, इंजन गर्म हो जाता है उसका। ऑल दो ये साल थोड़ा अलग ही चल रहा है, बट ठीक है। ठीक है, चलिए गाइस, रेडी? आर वी गाइस गुड टू गो? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना। चलो चलो सरकार, गुड आफ्टरनून। अच्छा, बहुत सारे नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे नए चेहरे मुझे आज दिख रहे हैं क्लास के अंदर, बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग अहेड, मैं आप लोगों के साथ 1 या 2 मिनट बात करना चाहूंगा, ठीक है? बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप लोगों के साथ 1 या 2 मिनट बात करना चाहूंगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट ही आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जस्ट अलाउ मी ए मिनट। अरे बहुत ही ज्यादा हो गया ना, कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या डार्क के हिसाब से थे। अबे इंस्टाग्राम के छोटुओं, हाँ यार, इंस्टाग्राम खोल रहे बेशरम लोग, ठीक है? इंस्टाग्राम खोल रहे, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, यस सरकार। चलिए, अच्छा, बहुत सारे बच्चे ने, मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट डिस्कस करूंगा, ठीक है? मेरी ट्रिप कैसी थी? इट वाज अमेजिंग, द बेस्ट ट्रिप आई कैन एवर इमेजिन, द बेस्ट ट्रिप आई कैन एवर गो। एंड शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे फोटोज, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखे होंगे तो इट वाज लाइक बहुत ही प्यारी थी। मतलब मैंने फिर भी ज्यादा फोटोज यूजुअली मैं कम डालता हूँ, बट हाँ, हाँ सर। ठीक है, यस सरकार। चलिए सरकार शुरू करें। हाँ जी सरकार, चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किशनदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, देन वी वुड बी मूविंग अहेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है बच्चों के मन में, अरे सर इतने दिन की छुट्टी, अरे सर 1 हफ्ते की छुट्टी। अबे सुनो गधो, ओ गधो, ओ गधो, इकोनॉमिक्स है, ठीक है? बहुत ही छोटा सा कोर्स है, मैंने आप लोगों को पहले दिन भी कहा था, वापस से बता देता हूँ। सर इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए हमें रफली अराउंड 80 घंटे चाहिए, ठीक है? कितने? मात्र 80 घंटे, ठीक है? हाँ सरकार। सर इसका मतलब आप और छुट्टियां लेने वाले हो? अबे गधो, बेशर्मो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं कोई और छुट्टियां लेने वाला, मैं बहुत कम लेता हूँ, ठीक है? मैं आपको बताऊं, मैं साल में 2 या 3 बार लेता हूँ बस, मैक्स टू मैक्स 4 बार। सो 3 से 4 बार मेरी छुट्टी होती है बस, ऐसा कोई मैं ज्यादा छुट्टियां नहीं करता, ठीक है? मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज हो गए, अरे सर हमारा कोर्स कैसे होगा, अरे सर ये कैसे होगा। अबे गधो, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। तुम मेरी क्लास में आ गए, हाँ, बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम्हें क्या लेना देना। कोर्स समय पे खत्म करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैंने कोर्स समय पे खत्म नहीं करवाया, तुम पता है क्या करोगे? ये जतिन नेमला, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये आदमी टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं करता है। इस आदमी ने 1 हफ्ता बीच में छुट्टी करी और 1 हफ्ता हमारी एक्स्ट्रा क्लास ली, 1 हफ्ता हमारा कोर्स ले गया, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है? ठीक है गाइस, बहुत समय है, हम लोग आराम से खत्म करेंगे, ठीक है? कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं पूरा डीप में जाता हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ते हैं, बहुत ही शांति तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? सर अंदाजन मैंने आपको बताया, पहला चैप्टर लेगा 4-5 घंटे, दूसरा चैप्टर लेगा 8 घंटे के आसपास, तीसरा चैप्टर लेगा 4-5 घंटे के आसपास, फिर लेगा 10 घंटे के आसपास, ये लेगा 4-5 घंटे के आसपास। इस तरीके से हमारे कुछ घंटे लगेंगे जो 80 घंटे के आसपास होंगे, ठीक है? बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, हाँ भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए तो भी मेरे ऊपर लांछन उड़ेगा, अगर तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस, तुम्हें अगर कहीं कमी छोड़ दी तो भी मेरे ऊपर लांछन उड़ेगा। तो मैं एक ही चीज कह रहा हूँ गाइस, रिलैक्स, चिल,
एंजॉय, ठीक है, मैं बाकी संभाल लूंगा, ठीक है गाइस, डन है, आगे बढ़ू। सर हाउ वाज द ट्रिप? चुमेश्वरी ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, एट द ट्रिप अमन गुप्ता वाज आल्सो देयर विद अस, तो मतलब टेक्निकली सो हम लोग, मैं और अमन सर साथ में गए थे शार्क राइड के ऊपर। तो हम लोग ऐसे ही व्लॉग बना रहे थे, ठीक है, तो ये अमन सर ने बोला, बोले मैंने कहा, मतलब बहुत बहुत हंसी मजाक वाली बात चल रही थी, तो बोले कि मैंने कहा हम लोग शार्क देखने गए, मेरी फट गई, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी सारी शार्क्स थी नीचे कि मैं डर गया। तो वो मुझे बोले तू क्यों डर रहा है भाई? मैंने कहा क्यों, डर तो लगेगा। तो बोलते जब तू मेरे जैसे शार्क से नहीं डर रहा तो तुझसे क्या डर रहा? मैंने कहा आप इंसान हो बाबा ठीक है, कुछ तो फर्क होता है, कुछ तो फर्क होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। मुझे लगता है एक वो चेरी ऑन द केक था अमन सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो गुड थिंग। बट अब अच्छी बात है, ऐसे में टर्म्स बनते हैं, दोस्ती बनती है, तो इट इज गुड, है ना? क्या हालचाल? क्या मजे, बैठा है ना तू फिर? चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यूनिट 1 पहले पढ़ ली होगी, ठीक है, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है, मेरी आप लोगों से आकांक्षा है, लेकिन मुझे पूरी आकांक्षा है कि आप लोग मेरी सारी आकांक्षाओं को मीडिया मलेट कर दोगे, बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सरकार। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कहानी को शुरू करना चाहता हूं, बिकॉज उसमें मजा आता है, मुझे आप लोगों को पता है। गाइस, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जल्दी बताओ, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जल्दी से, ठीक है, फास्ट 2-3 क्वेश्चन लूंगा, एंड देन आई वुड बी मूविंग टू द यूनिट 2। अच्छा, जितने नए बच्चे आए हैं उनसे भी कह रहा हूं, बेटा तुम्हें पुराने यूनिट 3-4 लेक्चर हुए, ज्यादा नहीं हुए, पर देख के आने पड़ेंगे, ठीक है? जॉयल्डिंग जेडी जेडी। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देन? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देन? ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देन? हाँ, अब ए से एस मत चिल्लाना, ठीक है, ध्यान से तो बोलो ए एस एडम स्मिथ एडम स्मिथ एडम स्मिथ एडम स्मिथ। अच्छा चलिए बात बताओ, बिजनेस, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आयुषी यू शुड बी मोर इंटेलिजेंट, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। No, no, you have to tell me, tell me, tell me. नॉर्मेटिव, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? इट इज अ साइंस, इट इज अ आर्ट, इट इज अ बोथ, इट इज अ नन? बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज अ साइंस, इट इज अ आर्ट, इट इज अ अब्बा, इट इज अ डब्बा, इट इज अ चब्बा, घर का डब्बा। यह सर, ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। जब बॉडी ऑफ नॉलेज की बात होगी तब ये क्या है, साइंस है या आर्ट्स है? जल्दी बताओ, जब बॉडी ऑफ नॉलेज की बात होगी तब ये साइंस है आर्ट्स है? जल्दी बताओ। ओहो सर, जब बॉडी ऑफ नॉलेज की बात होगी तब ये साइंस है, वेरी गुड सर। जब बॉडी ऑफ नॉलेज, जब ज्ञान की बात होगी तब ये साइंस है, और जब अप्लाई की बात होगी तब ये आर्ट्स है। यस सरकार। अच्छा ठीक है सर, हम लोग कहते हैं इट इज अ मल्टीपल डिसिप्लिनरी इन नेचर, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। तो मुझे कुछ एक दो एलिमेंट बताओ मल्टीपल डिसिप्लिनरीज के, क्या क्या हो सकते हैं, है ना? मल्टीपल डिसिप्लिनरीज में क्या क्या ऐड होता है, मुझे एक दो एलिमेंट बताएंगे सारे लोग। कृपया कष्ट करें अपने ऊपर, कृपया कष्ट करें अपने ऊपर। यस, ऑपरेशन होता है, मार्केटिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, रूल्स एंड पॉलिसीज होता है, अकाउंटिंग होता है, फाइनेंस होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, टैक्सेशन होता है। क्या बात है गाइस, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अकाउंटिंग, रूल्स, वेरी गुड वेरी गुड। याद आ रहा है क्या सर? अकाउंटिंग, एचआर, टैक्सेशन, क्या बहुत सारे पॉइंटर्स को डिस्कस हमें करना पड़ता है क्या? हाँ जी सरकार, बहुत सारे पॉइंटर्स को हमें डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा, टोटल मिलाकर कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, टोटल मिलाकर कितनी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। चौथी एक और काउंट होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं
व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड, ठीक है, व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड। तो हम लोग बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 है एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 4 हो जाती है, बट ठीक है, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए सरकार शुरू करें। हाँ जी सरकार शुरू करें। हाँ जी सरकार, चलिए सरकार, वेरी गुड, यस सरकार, मूविंग अहेड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मैं एक लास्ट बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक बार फिर से, मतलब मेरे मन में आया तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरे मन में आया मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। जिस बच्चे को भी टेंशन हुआ हल्का सा भी कोर्स को लेकर, एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, लल्ला सिर्फ 5-6 दिन की छुट्टी थी, इतना दिल पे मत ले लल्ला, ठीक है, बिल्कुल लोड मत ले, मैं पूरा करवाऊंगा, अभी कोर्स शुरू हुआ है, ठीक है, पैनिक वैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है यार, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम ये बताओ भाई, तुम मजे करो, समझ रहे हो क्या बात को भाई, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई हार्ट अटैक तो नहीं, कोई हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आ रहा ना, है ना, मतलब सब सही हो ना, है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ू, चलो भाई आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा एक बार बोल दूं, मैंने कहा बहुत बार क्या होता है, लोग आ जाते हैं टेंशन में, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं तो घर में घुस के कोर्स भी कंप्लीट करेंगे और घर में घुस के मारेंगे भी। चलिए सरकार, ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्या होता है। सर देखो एक तरीके से बात को समझो, ठीक है, 3 तरह की इकोनॉमीज पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 200 के आसपास। सर थोड़ा सा टेंशन था बट गुड डाउन। अरे लल्ला क्यों लोड ले रही है, सुन ना आयुषी, मैं तेरे को बताऊं ईमानदारी से, पूरे सीए फाउंडेशन का सबसे छोटा कोर्स इकोनॉमिक्स का, और अगर उसमें मैं कोर्स डिले खत्म कर दूं ना बाबा तो लालत है ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लल्ला, तू लोड ही क्यों लेना, समझ रहे क्या बात को। अगर बस मेरे ऊपर विश्वास कर लो, है ना, चिंता नहीं करना, घर में घुस के मारेंगे पर तू चिंता मत करना, ठीक है। हाँ जी सरकार, एनीवेज सर, 3 प्रकार की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है इस पूरे ब्रह्मांड में, 3 प्रकार की। देखो हुआ क्या, मैं तुमको समझाता हूँ हुआ क्या। 200-250 देश थे, ठीक है। हाँ जी सरकार, 200-250 कंट्रीज है इंडिया के, पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज आप अप्रोक्सीमेटली मान लो, ठीक है। अब अलग अलग जगह अलग अलग माना जाता है, बट 200 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में होती है। अब इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया गया कि कुछ कंट्रीज जो है ना वो सारी की सारी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, यानी वहां पर प्रोडक्शन डेवलपमेंट हर चीज सरकार डिसाइड करती है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड कुछ कंट्रीज होती है वहां पर हर चीज जो है प्राइवेट वाले डिसाइड करते हैं। अबे मेरे जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सारे डिसीजन क्या बनाना है कैसे बनाना है कितना बनाना है सब कुछ हमारे हाथ में। और फिर कुछ तरह की कंट्री होती थी जिन तरह की कंट्रीज में दोनों एक चीज एग्जिट करती थी, मतलब सरकार कहती थी बबुआ बाबू शाह ये काम हमारा है, ठीक है, बाबू शाह ये काम हमारा है और ये काम तुम्हारा है। तो सरकार जो है वो दोनों चीजों को डिसाइड कर देती थी क्या, हाँ, समझ रहे हो क्या, हाँ जी सरकार। तो भैया सरकार जो है वो दोनों लोगों को काम डिवाइड कर देती थी। तो मतलब 3 प्रकार की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी। पहली होती थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर कैपिटलिस्ट मतलब पैसा है तब बड़ी 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 बातें, इसका मतलब सारे इंडिविजुअल प्राइवेट लोग सारा धंधा चलाएंगे, आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग हम जैसे लोग। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री फॉलो करती है, अमेरिका, जापान, है ना, ये सब जो है ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मतलब सारी की सारी चीजें जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है। ऑल्दो अभी ऐसा नहीं लग रहा, अभी जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए मुझे लगता है कि अमेरिका भी जो है वो कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बट एनीवेज ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, या सरकार। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सारी की सारी चीजें जो है प्राइवेट लोग कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक होती है सरकार जो सारी चीजें ओन करती है। कभी इस आदमी को देखा है, अरे यार रुको, कभी इस आदमी को देखा है, कभी तो देखा होगा, किम जोंग उन, है ना, ये देखो, रुको रुको मैं इसकी शक्ल दिखाता हूं तुम लोगों को, ये शक्ल देखो इसकी, ये आदमी वहां के सारे डिसीजन लेता है, ये आदमी, तुम्हें शक्ल पे मत जाओ, इस आदमी ने सिर्फ 8 हेयर स्टाइल अलाउ करके रखी हुई है ना। सर द रेट ऑफ द क्राइम
इज मोर इन द कंट्रीज विच इज फॉलोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको दोनों चीजों का एग्जांपल दूंगा बेटा, सो है ना। चलो, तो ये आदमी जो है ये है नॉर्थ कोरिया का किंग, है ना, किम जोंग उन। अब किम जोंग उन जो है ना, ये आदमी वहां पे सारे डिसीजन लेता है। यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहां पर सारे के सारे डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी। चाइना इज ऑल्सो बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड फिर होती है मिक्स इकोनॉमी, मेरा भारत महान, ठीक है। तो हमारे देश में जो होता है हम लोग यूज करते हैं सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी, जहां पे मुझे क्या करना है मैं डिसाइड करता हूं, सरकार ने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करके रखे हुए। उन्होंने कहा देखो रेलवे में तुम मत घुसना, डिफेंस में तुम मत घुसना, यहाँ तुम मत घुसना, यहाँ हम नहीं घुसेंगे। तो हमने कहा ठीक है बाबा, है ना। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सर इज द रेट ऑफ क्राइम इज मोर इन कंट्रीज विच फॉलोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सी, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्राइम का यहां पर लेना देना है क्या? अरे है ना, पता है अमेरिका क्या बोलता है, मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको अभी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। बहुत ही दर्द भरी स्टोरी, ठीक है, दो दर्द भरी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। अमेरिका में ना बहुत नॉर्मल बात है सब। तो एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने बोला था, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने कहा था बेटा तुम ये होमवर्क करके आना। तो बच्चे को बोला बेटा चलिए होमवर्क करके आना। बच्चा अगले दिन होमवर्क नहीं करके आया होगा, तो टीचर ने बच्चे को पूरी क्लास के सामने चिल्ला दिया। कुछ नहीं, बच्ची ने गन निकाला और उड़ा दिया सामने, ठा ठुम ठाश ठुम, वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट डेथ। एक और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, और ये रियल है, दोनों स्टोरी रियल है, कुछ फेक नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं लोगों को। तो एक बार क्या हुआ, एक बंदा बैंक में जॉब करता था। अब एक बंदा बैंक में जॉब करता था, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि यार मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस मतलब जॉब वॉब ये सब के बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उसके बॉस ने उसको बहुत चिल्ला दिया, उसके बॉस ने उसको बहुत चिल्लाया। उसने 5 गन ली, 5-6 गन उठाई, 5-6 गन लेके एक होटल में गया। होटल के टॉप फ्लोर में जाके उसने एक रूम बुक किया, सारी गन्स को ऐसे प्लेस किया, और सारी गन्स को प्लेस करने के बाद सारी गन्स को एक रस्सी से कनेक्ट किया। अब नीचे एक डीजे का शो चल रहा था, तो चिक धुम धुम चिक धुम चिक धुम धुम चिक, और गोलियों की आवाज डीजे में भी आ रही थी। फिर क्या हुआ, ये बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो इस बंदे ने रस्सी को खींच दिया और नीचे जो कॉन्सर्ट में लोग आए थे उन लोगों को मार डाला, बहुत सारे लोगों को मार दिया। शुरू में लोगों को लग रहा था कि वाह यहां तो गाने बज रहे हैं। जब लोग गिरना चालू हुए और जब खून बहना चालू हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि भाई साहब ये तो कांड हो गया, और यहां पर तो लोग गिर रहे, लोग मर रहे। हमें लग रहा था डीजे बज रहा है, यहां तो लोग मर रहे। फिर जब उस बंदे को अरेस्ट किया गया और उसे लेके जाया गया था, तो उसे पता पड़ा उसका गर्लफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया था, और उसके बॉस ने उसको चिल्ला दिया था। इन 2 रीजंस के चलते हुए उस बंदे ने गन्स लगा के ऐसे लोगों को उड़ा दिया। न्यूयॉर्क एक ऐसी कंट्री है जिसे मुझे ऐसा लगता है, एक और किस्सा बता रहा हूं आप लोगों को छोटा सा, है ना। कैपिटलिस्ट को समझाने से पहले कैपिटलिस्ट इमेजिन करवाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पे एक बार देखना, ठीक है। डू न्यूयॉर्क स्टिंक, क्या बोलते हैं उसको, स्टिंक ही बोलते ना। बदबू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, भाई पूरे न्यूयॉर्क से जो है वो बदबू आती है। अच्छा पता है न्यूयॉर्क से किस चीज की बदबू आती है? पूरे न्यूयॉर्क से गांजा, चरस, अफीम, इन सब की बदबू आती है। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सच्चाई, जो मैंने आप लोगों के सामने भी रखी। ये है द रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। हमें लगता है वाओ न्यूयॉर्क जाएंगे, अबे गधे वहां लोग नशेड़ी बैठे हुए, रोड पे जहां जाओगे वहां तुमको सिर्फ नशेड़ी नशेड़ी मिलेंगे। ये वहां की असलियत है बाबा। मैं कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, एक एक केस आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ये आदमी जो बोल रहा है सब, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूँ बाबा, समझ रहे हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, अब अपन पढ़ेंगे। In an economic system which is all means of productions owned and controlled by private individual for profit। अरे भैया सारे के सारे प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट वाले ओन करेंगे, और किस लिए ओन करेंगे? प्रॉफिट के लिए। जब जब प्रॉफिट बीच में आएगा ना बाबा, जब जब तब तब पंगा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक बात समझना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज इज मैनिफेस्टिंग कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव ड्रिवन। मतलब साला यहां पर अब सारे इंसान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
सर हर इंसान के लिए आप इंपॉर्टेंट हो गया सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। मतलब एक इंसान काम क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे चरस बेचने में प्रॉफिट मिलेगा मैं वो बेचूंगा, मुझे गन बेचने में प्रॉफिट मिलेगा मैं वो बेचूंगा, मुझे दारू बेचने में प्रॉफिट मिलेगा मैं वो बेचूंगा। मतलब जो भी बेचने में प्रॉफिट मिलेगा मैं वो बेचूंगा। और ये है द रियल ट्रुथ ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गीता पे हाथ रख के बोलता हूं, नहीं नहीं भाई, पर मैं सच बोल रहा हूं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना सरकार ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही। प्रॉब्लम एक ही है, सरकार ज्यादा उंगली कर ही नहीं रही। सरकार बोल रही है जियो अपनी जिंदगी, पियो अपनी दारू। मेरे को क्या, सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सरकार ही बोल रही तुम जियो अपनी जिंदगी, मजे करो, पार्टी करो। भाई ये गलत बात है ना। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फिर भी बहुत लोगों को पसंद है, बहुत ज्यादा। अच्छा मुझसे पूछोगे, मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत एक्सट्रीम फेवर्ड हूं। मुझे लगता है मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार कुछ कंट्रोल भी तो कर रही है। कैपिटलिस्ट में तो सरकार के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। सरकार बोल रही है जो बना के बेचा बेचो। पता है अमेरिका में 85% पॉपुलेशन के पास गन है। अच्छा, इतनी पॉपुलेशन के पास पाकिस्तान में भी गन है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे ऑफिशियल है। समझ रहे हो? तो गन वहां पर ऑफिशियल भी है और वहां पर ये सब क्राइम हो रहे हैं। ये तो दो चार क्राइम्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए जो बहुत बड़े क्राइम्स थे, इसलिए मैंने आपके साथ बता दिया कि वो ऐसे उड़ा दिया वैसे उड़ा दिया। वहां लड़ाई बड़े, यूएसए जाके कभी किसी से लड़ना ही नहीं बाबा, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, हो भैया, ऐसा सीन है। ठीक है, तो सर फिर एक बार बताओ, व्हाई आर वी फॉलोइंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? अगर इतना ही खराब है तो इतना खराब नहीं है फॉर अ बिजनेसमैन, नॉट राइट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात, आपके पास होती है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। आप अपनी लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, माइंस, सारी की सारी चीजें खुद ओन कर सकते हो और आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। मतलब सरकार थोड़ा मोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पता है वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है आपके पास, तो आप उसमें 8,000 पे कंस्ट्रक्शन करो, 6,000 पे कंस्ट्रक्शन करो, बाकी गार्डन के लिए छोड़ो या खुले एरिया के लिए छोड़ो। ये सरकार कंडीशन लगा सकती है, लेकिन आप परचेज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इंडिया में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? अरे जल्दी बताओ, क्या हम इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या हम इंडिया के अंदर हमारी फैक्ट्रीज, लैंड, ये सब भी खरीद सकते हैं? अरे क्यों नहीं खरीद सकते हैं? अरे बाबा, क्यों नहीं खरीद सकते हैं? उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है ना यार। हम 100% खरीद सकते हैं, पर यहां पर इसका की फीचर है ये बोलता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप खुद डिसाइड करो आपको प्रोड्यूस करना है, रिसोर्स को खरीदना है, आपको कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। आप बोलते यार मैं तो सोच रहा हूं कि छोले भटूरे बेचूंगा, बेचो। आप बोल रहे नहीं नहीं मैं तो पाव भाजी बेचूंगा, बेचो। आप बोल रहे नहीं नहीं मैं तो गंदी गंदी चीजें बेचूंगा, बेचो। आप बोल रहे नहीं मैं तो पावरफुल चीजें बेचूंगा, बेचो। आपके हाथ में है, आप कौन से रिसोर्सेज को खरीदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। भाई बिजनेस करना है, डू इट द वे यू वांट, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, नो वन। इसकी 12 की डेथ। ठीक है, हाँ चलिए सर, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। आप बोलते हैं आपको कंजम्पशन करना है, कंजम्पशन करो। आप बोलते हैं आपको वर्क करना है, वर्क करो। प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करो। एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करो। अरे जो करना है करो। जियो मेरे लाल, जियो, पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। ठीक है, यहां पर बट ऑब्वियसली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या है? सर एक इंसान काम क्यों कर रहा है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट इज अ ड्राइविंग फोर्स इन एंटरप्राइज इकोनॉमी। आप काम क्यों कर रहे हो? पैसा है तो बड़ी 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 बातें। देखो पैसा सबको चाहिए, मिक्स इकोनॉमी में पैसा चाहिए, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में सरकार रोक सकती है। मुझे एक बार बताओ, क्या श्रुति मेरे पास आई, बोले सर एक काम करो, एक कट्टा दे दो, मैंने अभी भी मिर्जापुर देखी है, ये लो 8,000 रुपए कट्टा दे दो। क्या ऑफिशियली मैं श्रुति को कट्टा बेच सकता हूं? अरे छोड़ो, क्या ऑफिशियली मैं कट्टा बना सकता हूं? नहीं बना सकता हूं। आप समझ रहे हो बात को? हम ऑफिशियली कट्टा नहीं बना सकते। तो यार कहने को तो मेरे लिए भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब बाबा, इसका मतलब प्रॉफिट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सर प्रॉफिट तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। ये किसने कहा कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए? मुझे भी प्रॉफिट चाहिए,
मगर प्रॉफिट के लिए मैं कुछ भी बेच दूं ये अलाउड नहीं है। नहीं 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 नहीं, बेचो, अच्छी चीजें बेचो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे लेक्चर तुम लोगों ने खरीदे कि नहीं खरीदे? हाँ सर खरीदे। उसमें कोई प्रॉब्लम सरकार को? क्या मोदी जी ने तुम्हारे घर पे आर्मी भिजवा दी? कैसे खरीद सकते हो तुम इस बंदे के लेक्चर, कैसे ढिश के आऊं ढिश के आऊं? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, समझ लो। कोई जेल वेल तो नहीं हो किसी को, ठीक है? कोई जेल वेल तो नहीं, सब घर पे बैठे हो गाइस, पानी वानी पियोगे ठीक है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? तो क्या होता है मैं आपको समझू, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ शुभजीत ने एकदम सही बोला, सिर्फ सरकार ने टैक्स लिया। पर यहाँ पे एक मजे का बताऊं, हमारे देश में सरकार तो 2 नंबर के पैसे पे भी टैक्स लेती है, पर जेल में भी डाल देती है ठीक है, चलिए। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सर यहां पर क्या होता है, कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है? कंज्यूमर इज द किंग, जो बायर बोलेगा हम वो बना के बेच देंगे, सिंपल सी बात है। जो भी बायर बोलेगा, सर बायर बोलता है मुझे आप तोप मशीन बना दो, बना देंगे। सर बायर बोलता है आप मुझे कुछ भी बना के दो, बना के दे देंगे। मतलब जो बायर बोलेगा, ठीक है? बेटा आखिरी में बात करेंगे ना आयुषी, मैं आखिरी में आज कॉल पे लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट ना, आज मैं आखिरी में कॉल पे लूंगा, ठीक है? तो बायर जो बोलेगा वो मैं करूंगा, हाँ जो बायर बोलेगा वही मैं करूंगा, है ना? जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा ठीक है? तो बायर सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक्चुअली कंज्यूमर को ना किंग माना जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग बायर को अभी किंग मानते हैं कि तुम भगवान हो, ओहो हो, स्वयं साक्षात देवता। पर मुझे एक बात बताऊं, सही बात बोलूं, देखो या तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी हो सकता है या फिर प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, दो चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो भगवान से किस बात का पैसा, राजा से किस बात का पैसा? और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो राजा के, समझ लो बात को? तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी बोलने के लिए तो बोली जाती है यहाँ पे, लेकिन असलियत में नहीं होती, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? कंपटीशन, सुनो यहाँ पर ना कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, बहुत अच्छा। ये एक फीचर है जो अमेरिका बहुत सीरियसली लेता है। अच्छा किसी को पता है दैट एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था और माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन गवर्नमेंट अक्वायर करने वाली थी? किसी को स्टोरी पता है? किसी को स्टोरी पता है? तो माइक्रोसॉफ्ट बैंकरप्ट, सॉरी एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था। एप्पल, ये जिसका आज हम लोग फोन वोन यूज करते हैं, सो एप्पल वाज अबाउट टू बैंकरप्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट वाज अबाउट टू बी लाइक दैट। चलो मैं शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। तो क्या हुआ, अमेरिका जो है ना वो कंपटीशन को बहुत सीरियसली लेता है, बहुत मतलब बहुत। क्योंकि अमेरिका का मानना है अगर कंपटीशन है तो सब है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, कंज्यूमर का हमेशा फायदा होता है। ये बात हमेशा लगता है, जब जब कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, कंज्यूमर का बहुत फायदा होता है। ये अमेरिका को पता है कि अगर कंज्यूमर का फायदा करवाना है तो कॉम्पिटिटर्स को रखना पड़ेगा। अब क्या हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, जिसे आज हम लोग फिलेंसप, हम बहुत ही बड़े दानी के नाम से जानते हैं, है ना? बहुत ही भारी बड़े हाँ यार, तो हम बहुत बड़े दानी के साथ, बहुत बड़े दान पुण्य के हिसाब से हम जानते हैं श्री श्री 1008 बिल गेट्स। आपको पता है अपने समय में बिल गेट्स साहब ने बहुत अनएथिकल चीजें करी है, क्योंकि बिल गेट्स साहब ने बहुत सारे बिजनेसेस को ऑफिशियली अनऑफिशियली अच्छे से बुरे तरीके से अक्वायर या बर्बाद किया। अब ये बात जो है वो समझ में आ गई थी एंटी कंपटीशन कमीशन को, अमेरिका की। तो अमेरिका के एंटी कंपटीशन कमीशन ने कहा, उनके ऊपर केस किया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि यार देखो यार, हम ना आपको खरीद नहीं लेंगे, हम आपको बंद कर देंगे और अक्वायर कर लेंगे, मतलब हम आपको पैसा नहीं दे रहे, आज से आप हमारे हो जाओगे। ये केस चल रहा था, केस तो चल रहा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसी बीच में बिल गेट्स को पता पड़ा कि एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल कंप्यूटर। उनको पता पड़ा कि एप्पल कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली में बैंकरप्ट होने वाली है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। बिल गेट्स के ऊपर केस चल रहा था कि वो कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और एप्पल जो है बर्बाद होने वाली है। बिल गेट्स को समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड बी माय मिड वे, व्हाट शुड बी माय वे, व्हाट शुड बी माय मिड वे, मुझे क्या करना चाहिए? बिल गेट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो बिल गेट्स ने क्या किया, बिल गेट्स ने
स्टीव जॉब्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे एप्पल सरवाइव कर गया। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता तो शायद आज एप्पल नाम की कोई कंपनी ही नहीं होती। शायद आप और मैं, ना मैं ये डब्बा यूज कर रहा होता, ना मेरा आईपैड होता, ना आप में से बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम्स होते। ऑन दी अदर हैंड, जब केस चल रहा था तो हमारे बिल गेट साहब गए कोर्ट में। उन्होंने कहा, अरे ये एंटी कंपटीशन एक्ट मेरे ऊपर कैसे आ सकता है? मैं तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी हूं, मैं तो देखो अभी अभी एप्पल कंप्यूटर में इन्वेस्ट करके आया हूं। जबकि वो आदमी अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने कहा, अरे मैं तो अभी भी एप्पल कंप्यूटर को बचा के आया हूं। मैं तो चाहता हूं कंपटीशन बहुत बढ़े, बहुत कंपटीशन बढ़े और आग लग जाए पूरी दुनिया में और बहुत सारे लोग आ जाए ताकि हम अच्छा काम करें। ये ज्ञान हमारे बिल गेट साहब दे के आए कोर्ट के अंदर। इस चक्कर में उनकी कंपनी बच गई। सो कंपटीशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे देश में अगर आपने देखा होगा तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को लेकर प्यार मोहब्बत में चल रही है। मजे की बात बताओ आपको, इधर दिखा दो, ठीक है? मजे की बात दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? बहुत मजे की बात दिखा रहा हूं। ये है आइडिया, वोडाफोन आइडिया। ये मैं आया इसके इन्वेस्टर्स के अंदर। गाइस आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट का है। तो वोडाफोन आइडिया ना तो बिरला ग्रुप की है, ना ही वोडाफोन ग्रुप की है। एक्चुअली में इसका 49% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनसे पैसा लेना था, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनसे पैसा लेना था। देखोगे गवर्नमेंट के पास पहले बिल्कुल पैसा नहीं था, फिर 33% इक्विटी आई, फिर डाइल्यूट हुआ तो 23 हो गई। अब गवर्नमेंट के पास 49% इक्विटी है। तो सरकार पता है क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है, सरकार बेसिकली क्या कर रही है, सरकार नहीं चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाए। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो गया तो क्या एयरटेल और जियो की ड्यूपोली हो जाएगी? हाँ सरकार। और अगर एयरटेल और जियो की ड्यूपोली हो गई, अगर ये दोनों की ड्यूपोली हो गई, तब सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाएगी और ये दोनों जो चाहे वो रेट रख सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भैया बीएसएनएल भी बच जाए और वोडाफोन आइडिया भी बच जाए। और अगर ये दोनों बच गए तो सरकार को पता है कि चलो भैया कुछ ना कुछ तो अपन कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो मैनेज हो ही जाएगा। तो कंपटीशन जो है वो एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो अपन ने पढ़ा भी है, ठीक है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या गवर्नमेंट उंगली करेगी? नहीं सरकार। क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? नहीं सरकार। क्या गवर्नमेंट कुछ भी करेगी? नहीं सरकार। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, सारी की सारी चीजें सब कुछ लोग करेंगे। मुझे एक बात दिल से बताओ, क्या एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट कर सकता है? क्या एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमी हो सकती है जो 100% वो हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो? नहीं हो सकती। देखो, ना तो 100% कैपिटलिस्ट पॉसिबल है, ना 100% सोशलिस्ट पॉसिबल है। सर 100% कैपिटलिस्ट पॉसिबल क्यों नहीं है? मैं बात करता हूं अभी भी यूएसए की। अपन ने इतना सारा एग्जांपल यूएसए का लिया ना, हाँ, मैं वापस से बात करता हूं यूएसए की। सर यूएसए में अभी आपको पता है क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब को झटकाया हुआ है और वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, ये ड्यूटीज, कस्टम्स, अगर ये सब इतनी बदल देंगे तो बिजनेसेस को इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कंज्यूमर सॉवर्निटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब क्या तेल लेने चले गए अचानक से? मतलब कहीं घूमने गए? इसीलिए ये कहते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि देखो 100% इकोनॉमी तो यार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले नाम नहीं पढ़ाया, अब बता रहा हूं। सर इसके दो और नाम है। सर इसे हम फ्री सर इसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और लेज़र फेयर इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सो
सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दो और नाम है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दो और नाम है, कौन कौन से दो नाम है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दो और नाम है, पहला नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी और दूसरा नाम है लेजेस फेयर इकोनॉमी। क्या नाम है? फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजेस फेयर इकोनॉमी। क्लियर है तक की बात है? यस, आगे बढ़े। यस, समझ में आया क्या पूरी कहानी? तो क्या 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं एग्जिस्ट कर सकती है? 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। बोलो भाई, ट्रम्प इज बी लाइक हाँ मतलब सी देखो, एक बात बताओ इसमें, एक बात तो फैक्टर है, बिकॉज यूएसए इज पावरफुल। अच्छा यहाँ पे ना दूसरी साइड समझो, 5 मिनट भटकते हैं, 5 मिनट भटकते हैं, ठीक है, 2 मिनट समझना। क्या कहीं भी आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या उससे स्ट्रॉन्ग कोई इकोनॉमी है क्या पूरे वर्ल्ड में? आपको पता है डॉलर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, मतलब आज की तारीख में रिप्लेसिंग डॉलर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। करेक्ट, हर जगह का ट्रांजैक्शन भी डॉलर के ऊपर ही होता है। इंपोर्ट वाइज चाइना का 15% इंपोर्ट, चाइना का 15% इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करता है, यूएसए करता है। यानी चाइना अगर 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है ना, तो 15 रुपए का माल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इंपोर्ट करता है। इंडिया के केस में भी हम ट्रेड सरप्लस में बैठे उनके साथ, यानी अमेरिका हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मतलब हर कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ये अमेरिका को पता है। हमें लगता है अरे हमें क्या पता, अरे उन्हें क्या, उन्हें सबको पता है। इसीलिए इस बार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको पता है अमेरिका और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर भी कितना टैक्स लगा दिया? किसी को पता है? अमेरिका चाइना ने भी एक दूसरे के ऊपर कितना टैक्स लगाया है? एनीवन नोज अबाउट इट गाइस? किसी को पता है क्या? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी 104, हाँ 104, 125% तक की कहानी पहुंच चुकी है। यानी अब अगर कोई 100 रुपए का माल अगर चाइना भेजता है यूएसए को, तो वो माल 225 रुपए का पहुंचेगा अमेरिका के अंदर। जो माल पहले 100 रुपए का जाता था वो अब 225 रुपए का रहेगा। नाउ जस्ट इमेजिन द टैक्सेशन सिस्टम दे आर गोइंग टू हैव। इससे एक जेन्युइन बात बताओ, अब एक 2 मिनट समझना, ठीक है, 2 मिनट दिमाग खोलो, ठीक है, अब 2-3 मिनट दिमाग खोलो। चाइना को लॉस होगा कि नहीं होगा? सोचो एक पल के लिए, बोलो लॉस होगा कि नहीं होगा चाइना को? बट ऑब्वियसली बात होगा। अच्छा अमेरिका को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, ऑन रियल ग्राउंड बेसिस अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा होगा? प्रॉफिट या लॉस? देखें 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 देखें, प्रॉफिट होगा। यहीं पे ही बच्चा उलझ गया बेटा, यहीं पे ही कहानी पलट गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या अमेरिका के पास इतनी सारी फैक्ट, अच्छा सुनो, 15% अगर आप माल इंपोर्ट कर रहे थे उसका, चलो आओ अपन बिलियन डॉलर्स पे बात करते हैं। चाइना एंड यूएसए इंपोर्ट इन, एक सेकंड रुको 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 रुको, दूसरा डालते हैं। यूएसए इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चलो 2023 खोल देते हैं। अरे बिलियन डॉलर में बताओ ना। हाँ अरे यार, टोटल यूएसए इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। हाँ ये देखो, अब एक बार ट्राई करो 2024 का निकालने का। चलो कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो, यहां पर ध्यान दो। सिर्फ मार्च में चाइना के पास 100 बिलियन डॉलर का सरप्लस था, और अगर मैं बात करता हूं इसको, मैं मान लेता हूं 500 बिलियन डॉलर। अब 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा दूसरा साइड समझाने वाला हूं, ठीक है? जिसको समझ में आ गया उसको मजा आ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। डीप सीक की कहानी देख लो। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर अमेरिका और चाइना 500 अमेरिका 500 मिलियन डॉलर का सामान लेता है चाइना से, ठीक है? अब पहले वो सामान पड़ता था 500 मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर का,
$500 बिलियन का मतलब होता है 5 मुकेश अंबानी। ठीक है, यस, 5 मुकेश अंबानी जितना सामान मंगा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब अमेरिका खुद से इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होगा। क्योंकि अमेरिका खुद से इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा होगा, तभी वो इंपोर्ट कर रहा होगा। अरे कोई भी इंसान इंपोर्ट कब करता है? जब वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। जो खुद प्रोडक्शन कर सकता है वो कभी इंपोर्ट नहीं करता है। यानी अमेरिका के पास इतने सारे आइटम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। करेक्ट। अब सोच के देखो, अब क्या होगा? अब ये होगा, असली अमेरिकन इंसान के बारे में सोचो। जो सामान उसको पहले ₹100 का पड़ता था, अमेरिका में तो बनता ही नहीं है, वो सामान अब उसको ₹225 का पड़ेगा। क्योंकि वो सामान अब उसको ₹225 का पड़ेगा। उसका कितना लॉस हो गया यार। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, जंप मारेगा। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा इतना दिमाग खुला होना जरूरी है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, छलांग पे छलांग मारेगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर लेकिन अमेरिका का तो फायदा हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट का फायदा होगा, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आम यूजर की तो बच जाएगी ना यार। वो बोलेगा मेरी क्या गलती? क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। आप समझ रहे हो? वो बोलेगा भाई मेरी क्या गलती, क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं? अरे मैं तो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अमेरिका। अच्छा, अब एक और बात समझाता हूं तुम लोगों को। एक फैक्ट्री बनाने में पता है 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल लग जाते हैं। इतने में तो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा ही पूरा, वो 4 साल ही पूरे हो जाएंगे। आज अगर अमेरिका बोलता है ना कि मैं सारी फैक्ट्रीज बनाना चालू करता हूं, 3 साल से पहले तो सारी फैक्ट्रीज बन ही नहीं पाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप एक और बार जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकता है एक आदमी। तुम समझ रहे हो? पूरी पूरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन सर लॉन्ग रन में एक बात बताऊं, लॉन्ग रन में फायदा होगा, शॉर्ट रन में लॉस है। लॉन्ग रन में फायदा हो सकता है अगर अमेरिका ने इतना प्रोडक्शन किया तो। अब एक और मजे की बात बताऊं, वहां पे लेबर बहुत महंगी है, तो लोग चाइना प्रोडक्शन करने, इंडिया प्रोडक्शन करने क्यों आए? अच्छा, एप्पल कहाँ की कंपनी है? एप्पल तो अमेरिका की कंपनी है। उसने बाहर प्रोडक्शन पता है क्यों किया? उसने बाहर प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट महंगा है। और तो हम थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से भटक गए, है ना? हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से भटक गए, लेकिन हम रियल इकोनॉमी की तरफ ही है। आप समझो, अमेरिका को पता है, तुम्हें पता है, एक और लास्ट चीज बताता हूँ। टीसीएस है, टीसीएस का नाम सुना है सब लोगों ने? टीसीएस, टीसीएस, टीसीएस का 2.5 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 2.5 लाख करोड़ का धंधा। टीसीएस के 2.5 लाख करोड़ में से पता है तुम लोगों को, 1.25 लाख करोड़, ढाई मतलब 2.5 लाख करोड़ का, करोड़ का उसका धंधा है। 2,50,000 करोड़ का बिजनेस है उसका। आउट ऑफ विच 1,25,000 करोड़, सुनना ध्यान से, ठीक है, 1,25,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से नहीं, नॉर्थ अमेरिका से आता है। यानी अमेरिका का एक पोर्शन टीसीएस का 50% से ज्यादा धंधा देता है। क्यों? क्या हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं? शायद नहीं, इसलिए कि सस्ता है। तो तुम फैक्ट्री लगाओगे कैसे? ये सब बातें हवा में तो हो रही है। अब अगर तुमने रोबोट्स को लगाया तो इसका मतलब तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। और जब जब वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तब तब डिस्ट्रक्शन की तरफ चीजें गई है। क्योंकि जो आतंकवाद है उसका असली रीजन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। Sir, if due to increase in the tax leads to decrease in the sales, then how government collect the tax? This is going to happen ना? See, this is going to happen. मुझे एक बात बताओ, तुम एक लॉजिकली सोचो, ठीक है? तुम्हें आज एक चीज ₹100 की मिल रही है और कल वो चीज ₹225 की मिलती है, तुम खरीदोगे क्या? मतलब सीरियसली सोच के बताओ, तुम खरीदोगे क्या? अगर खरीदोगे तो तुम बहुत ही अमीर आदमी हो फिर तो यार। अगर खरीदोगे फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी हो यार। फिर तो कोई कहानी खत्म हो गई यार। समझ रहे हो तुम लोग बात को? ये होता ही नहीं ना यार। समझ में आ रहा है? हाँ जी सरकार। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग तो बहुत ऊपर ऊपर से बात करते हैं। ये रियलिटी है उस इकोनॉमी की। आज भी ना, आज किस्मत से हम लोग बहुत अंदर घुस गए और ये समझ में आया कि अरे भाई, जो आपको लग रहा है वो 100% सच तो ही नहीं ना। इज दैट क्लियर गाइस? जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? कहानी क्लियर हुई तो आगे बढ़े।
चलो यस। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम वही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, अरे कहां गया, हाँ जी, सेम जो हम पढ़ के आए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का सबसे सिंपल सा सवाल होता है, हमें ज्यादा इंसानों को इन्वॉल्व करना है, ज्यादा मशीनों को इन्वॉल्व करना है, यानी कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है या फिर लेबर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हाँ जी सरकार, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड डिसाइडिंग अबाउट द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। क्योंकि भैया एक बात समझो, आपका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में मान लो 100 करोड़ रुपए कमा लिए, उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। इस साल 100 करोड़ रुपए कमाए, क्या अगले साल भी 100 करोड़ रुपए आएंगे क्या? कोई गारंटी है क्या इस बात की? कॉमन सेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सरकार, अब आओ मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, फिर तुम्हें बुरी बुरी बातें बताऊंगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ठीक है। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल, करेक्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, यार वो कौन से ईयर में किताब लिखी गई थी यार, वो द वेल्थ ऑफ नेशन, कौन से ईयर में किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन? हाँ वेरी गुड, चलो वेरी गुड, आई वाज जस्ट सीइंग कि आप लोग अटेंटिव हो ना ठीक है, ऐसे मैं कभी कभी देखता रहता हूँ, ठीक है। हाँ जी सरकार, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे क्या क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पर ये खुद रेगुलेट करती है और ऑटोमेटिक वर्क करती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। हाँ, खुद ही क्या, अरे सेल्फ रेगुलेटिंग है ना, क्या सर, ये तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना बाबा, लेजिस वो फेयर इकोनॉमी है ना बाबा, तो ये तो खुद ही चलेगी ना, इसे कोई चला थोड़ी रहा है, इसे चाबुक की जरूरत नहीं है, टुकड़ो 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 टुकड़ो, खुद ही खुद चल रहा है, क्योंकि इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, ठीक है। प्राइस, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेट इफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। भाई पैसा मिलेगा तो हर इंसान ज्यादा मेहनत करेगा, पैसा मिलेगा तो हर इंसान ज्यादा काम करेगा, पैसा मिलेगा तो हर इंसान पूरी जान झोंक देगा, करेक्ट। मैं अगर आपको बोलता हूँ यार आप ना, आप सीए फाउंडेशन पास कर लो, और आपके पापा आपको बोलते हैं मैं 1 लाख रुपए दूंगा तेरे को, आप बोलोगे पापा इस बार तो करके दूंगा, जान निकल जाए, भले 20% बच्चा पास होगा, आपका बच्चा उस 20% में ही होगा, अपन ऐसा करते हैं कि आपका बच्चा उस 20% में से होगा, तो यही तो कहानी है यार, समझ रहे हो? यस, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। यहाँ पे माना जाता है, ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है। पास्ट एग्जांपल्स में देखोगे तो बहुत बार ऐसा नहीं भी हुआ है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट कैसे करेगी, अगर इकोनॉमी डाउन गई तो जल्दी से ऊपर आ जाएगी, ऐसा इनमें माना जाता है, लेकिन ये बहुत बार फेल भी हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये फेल भी हुआ, ठीक है। रिसोर्सेज आर यूज्ड एक्टिवली, मतलब देखो रिसोर्सेज को आप मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज करोगे क्या? हाँ, पर एक सवाल है, मोस्ट प्रोडक्टिव वे में करोगे या मोस्ट प्रॉफिटेबल वे में करोगे? रिसोर्सेज को आप मोस्ट प्रोडक्टिव वे में करोगे या फिर मोस्ट प्रॉफिटेबल वे में करोगे? करेक्ट, प्रोडक्टिव नहीं प्रॉफिटेबल। सर फर्क क्या होता है? अरे नहीं नहीं सर, ये क्या बात हो गई, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल तो सेम होता है भाई, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल तो सेम ही होते हैं ना। सर प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल सेम नहीं होते हैं, प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल में फर्क होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अपनी रिसोर्सेज से 12 घंटे काम करवाऊंगा 8 घंटे की जगह, ये हो गया प्रोडक्टिव। और मैं ठीक है प्रॉफिटेबल करूंगा, वो अलग बात है, बट एनीवेज ठीक है, कभी डिस्कस, अभी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, मैं एक एग्जांपल का नाम भी लूंगा, ठीक है। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी रहती है, ये बात सच है। यहाँ पर आप लोगों से घिसवा के काम करोगे, लोग भी घिस के काम करेंगे, क्यों? पैसा है तो बड़ी 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 बातें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। आप कॉस्ट कम से कम रखोगे क्या? इधर देखो इधर देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज। कॉस्ट अगर कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब ज्यादा पैसा ले रहे हो, कॉस्ट कम है, आप तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। अरे बाबा, कॉस्ट कम है, आप कॉस्ट कम रख रहे हो, मतलब आप इंसान को कम पैसा देके ज्यादा काम करवा रहे हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्क, ये बात सच है, आप ज्यादा सेल करो ज्यादा पैसा ले जाओ, आप ज्यादा अच्छा काम करो ज्यादा पैसा ले जाओ। आपको पता है इलॉन मस्क ने इस चीज का बहुत इस्तेमाल किया। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के लिए रूल्स रखे थे, ठीक है। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के लिए रूल्स रखे थे कि अगर मैंने इतने करोड़ का धंधा कर लिया तो मैं इतनी इक्विटी लेके जाऊंगा, इतने करोड़ का धंधा कर लिया तो इतनी इक्विटी लेके जाऊंगा, इतने करोड़ का धंधा कर लिया तो इक्विटी लेके जाऊंगा। ये इलॉन मस्क ने खुद के लिए किया था। इससे पता है इलॉन मस्क को बहुत फायदा हुआ,
मतलब ट्रस्ट मी, इलॉन मस्क को बहुत 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 फायदा हुआ। अगर वो सिस्टम नहीं होता ना तो इलॉन मस्क इतना अमीर ही नहीं होता। वो तो सिस्टम है, इसीलिए इलॉन मस्क इतना अमीर हुआ। तो अगर कोई इंसान ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको पैसा तो हम देंगे। कंज्यूमर को बेनिफिट होगा क्योंकि कंपटीशन है, और कंपटीशन से अच्छा बेनिफिट आप कंज्यूमर को दे नहीं सकते। क्यों? प्राइस कंट्रोल में होती है, सर्विस अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है। कैपिटलिज्म ऑफर इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। आप अच्छा काम करोगे, जैसे यूएसए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है इन लोगों को, सारे ईवी बनाने वाले लोगों को। तो अगर आप ईवी बना रहे हो, इंडिया सब्सिडी देता है, वहां पे इंसेंटिव मिलता है। ठीक है। तो एक ही बात है, बट दोनों को पैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ताकि लोगों का ज्यादा फायदा हो। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो भैया उसका फायदा करने से तो कभी मना नहीं है, कोई मना नहीं है, बिल्कुल दिल खोल के करेंगे, दिल खोल के। ठीक है। हाँ, चलिए। कैपिटलिज्म प्रेफर्स फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहां पर दो इंपॉर्टेंट राइट्स है आपके पास, आपकी आजादी और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक बात पूछूं, राइट टू ह्यूमन कहीं आया क्या? राइट टू ह्यूमन कहीं आया क्या? अब आप समझ रहे हो कितनी गंदी बात है। हम कैपिटलिस्ट 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 चिल्ला रहे हैं, साला यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यार राइट टू ह्यूमन ही नहीं है यार। कैपिटलिज्म, देखो अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, अपन ने पढ़ लिया। अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही काम कर सकता है। दुबई इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, टेक्निकली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। इट इज नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट या इट शुड बी अ मिक्स, बट हाँ डेमोक्रेटिक है वहां पे। ठीक है। दुबई इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, करेक्ट। द कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेज, देखो यहाँ पे रिस्क टेकिंग और इन सबको अलाउ किया जाता है। हाँ जी सरकार, हर चीज को अलाउ किया जाता है। देखो ये सब जो हमने बातें पढ़ी, ये सब झूठ थी, अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन सब झूठ थी। अब हम सच्ची बातें पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपका दिल थमा हुआ है? क्या आप लोगों ने अपना दिल थाम के रखा है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत पसंद है तो उसका दिल टूटने वाला है। मैं अनुरोध करूंगा आप एक जगह बैठ जाओ और बैठ के दुख भरी दास्तान सुनना, ठीक है। हाँ जी सरकार। देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ठीक है, इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, देखो जिनके पास है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नीचे जाते जा रहे हैं। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ना अमीर के पास ऑप्शन है, मतलब अमीर तो खुश है ऐसा। सर यहाँ पे हमने राइट टू ह्यूमंस को इज्जत ही नहीं दी एक बार भी। कहाँ डिस्कस किया हमने राइट टू ह्यूमंस को? हमने डिस्कस किया राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू ये, राइट टू वो, राइट टू ऐसा, राइट टू वैसा। हम लोगों ने कहा डिस्कस किया राइट टू ह्यूमन? किसी ने बोला हंगर फ्री लाइफ, राइट फ्रॉम हंगर, किसी ने कहा? नहीं कहा। मतलब सारा धंधा कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, पैसा बांट देंगे, ये सब हो गया, लेकिन अच्छी अच्छी देश की बातें क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज लीड्स टू डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी एंड परपेचुएट। ऑब्वियस सी बात है, जो अमीर है वो तो अमीर ही होता जा रहा है ना। हमारे सामने ना बहुत गलत पिक्चरें आती है। लोगों को लगता है बिल गेट्स बहुत गरीब आदमी थे। बिल गेट्स सेटल जहां पे वो रहते हैं, वहां के उनके पिताजी तो ना सेटल के सबसे बड़े एडवोकेट थे। ही हैज एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल्स। कोई जानता है जेप्टो? जेप्टो के जो फाउंडर है, उनके पिताजी दुबई के लोगों का फंड मैनेज करते हैं। इस चक्कर में 21-22 साल के लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। उसकी काबिलियत नहीं, उसके पापा के कॉन्टेक्ट है। काबिलियत बहुतों के पास है। आप समझ रहे हो? नायिका जो है, वो नायिका जो है फाल्गुनी जी, उन वो खुद और उनके पति केकेआर के सीईओ थे। केकेआर इन्वेस्टमेंट फंड है जिसने जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले वो मैनेज करते हैं फंड्स, दुबई के फंड्स मैनेज करते हैं। इनके लिए पैसा लाना यूं पैसा आता है इनके लिए यूं। ये आज बोले ना कि 100 करोड़ लाना यूं आ जाएगा, तो वहां कभी फ्री हो गए तो वहां क्या हो गया? चल बता, समझ में आया क्या? इतना इशू होता है।
ये सब छोटी छोटी बातें लगे, हमें लगता है अरे सर मौजा ही मौजा, अबे नहीं है मौजा, मौजे भी फट गए इन लोगों के। द कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर। कहां हमने बात करी, ना हमने ह्यूमन राइट्स की बात करी, ना हमने ह्यूमन वेलफेयर की बात करी, हमने कोई बात ही नहीं करी। सर देन व्हाई पॉवर्टी रेट इज हायर इन इंडिया? अरे मेगा करप्शन भी तो इन्वॉल्व होता है ना। आप इमोशनल हो गए मेघा जी, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। ठीक है, हाँ हाँ, तो एक्चुअली मानव बोल रहा है हेलो मोटा भाई, तेरे भाई ने, हाँ ऐसा ही होता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे पापा अगर दुबई के सारे लोगों का फंड मैनेज करते होते और तुमने बिजनेस खोला होता तो तुम्हारे पापा तुमको 100 200 500 1000 रुपए ला के दे सकते थे। तुम्हारे पापा मान लो साल का 2 लाख करोड़ रुपए घुमाते, अबे 1% तुम्हारे में इन्वेस्ट कर दिया, क्या पड़ गया? तुम्हारे पापा ही डिसीजन लेते कि कहां पैसा डालना है। नहीं, इंडिया में एक्चुअल बताओ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तुमने बात बोली तो दिल अगर सही तो सुनना। इंडिया में ना प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों के पास स्किल्स नहीं है और पैसा बहुत चाहिए। मतलब बेवकूफी है इंडिया में। मैं आपको बताऊं, आप इंडिया में ना दो साइड्स है। जो हायर कर रहा है उसे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, और जो जॉब ढूंढ रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि देर इज ह्यूज गैप बिटवीन द जॉब सीकर एंड जॉब गिवर। दोनों में गैप बहुत है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम इंडिया की। मैं बता रहा हूं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होना ही नहीं चाहिए। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होना मतलब बेसलेस बात है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ना। और लोगों को पैसा चाहिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी को नहीं आता है तो सीख लो, सीख के पैसा कमा लेना। लेकिन लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं है। लोगों को क्या लगता है, यार मेरा दोस्त 20 रुपए कमा रहा है, मुझे 50 रुपए चाहिए। अबे चमन, उसकी स्किल और तेरी स्किल देख, और कंपेरिजन हवा में करना है ना। करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन के बाद यहां पर गैप है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे फैक्टर्स है, ठीक है। ड्यू टू इनकम इनइक्वलिटी, सर यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगी। हाँ जी सरकार। क्या हम यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा लेबर का? 100% होगा, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है ना। ठीक है। क्या कंज्यूमर सॉवरेनिटी एक मिथ है? हाँ जी। अरे कुछ नहीं होता कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कौन हो किंग? हम किंग है, पैसा किंग है, मनी किंग है। किसने कहा कंज्यूमर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती है? कौन है वो? देयर इज अ मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप लग्जरी सामान बनाओगे। एक कंपनी है बैलेंसियागा करके, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही कंपनी है, वो अपने बैग्स जला देते हैं। उन्हें उन्हें अब आप समझो, वो रिसोर्स है, वो बैग बना के नहीं बिकते तो जला देते, लेकिन सस्ते में नहीं बेचते। आप बात समझ रहे हो? उन्हें वो मंजूर है। लेके हाँ, गुची, ये चुच्ची, ये जो लोग हैं, यार ये लोग अपने बैगों को जला रहे हैं लेकिन सस्ते में नहीं बेच रहे। अब आप सोचो रिसोर्सेज का कितना वेस्ट हुआ। तुमने बैग बनाए, उन्हें बैग बन के मार्केट किया, इतनी सारी चीजें करी, ट्रांसपोर्टेशन किया, और तुमने उसे जला दिया आखिरी में। क्या सेंस है इस बात का? तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव रख रहे हो, प्रॉफिटेबल रख रहे हो? ये सवाल है बहुत बड़ा। क्या यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर पे कम यूज होगा? कंपेरेटिवली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व होकर कर लेती है। ठीक है। क्या ये अनप्लान प्रोडक्शन होगा? हाँ जी सरकार। तो यहाँ पे डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर वेस्ट बहुत ज्यादा होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा कर रहे हो। आप हर इंसान के दिमाग में अपने आप को पहुंचाना चाहते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूक दे रहे हो। आप बोल रहे हो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। अरे भाई, capitalism leads to formation of monopolies as large firm may be able to drive out small one fairly। भाई सिंपल सी बात है, यही किया था। मैं तुम लोग को जो बिल गेट्स की स्टोरी सुनाई थी, भाई छोटी छोटी कंपनियों का ना ऐसे मच्छर की तरह पकड़ के फू मारा है इन्होंने। आज वो फिलेंस जो भी बन के घूम रहे दानी बाबा, वो तो अब दानी बाबा बने ना। क्या मतलब अपने पहले पाप करके पुण्य मिटाने का? करो ही नहीं। ठीक है। अच्छा, एक्सेस मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन अनएथिकल कंजम्पशन भी यहां पर बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पैसा है तो बड़ी 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 बातें। समझ में आया सब लोगों को बात? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना बाबा, वो 100% तो कभी वो ही नहीं करती है। बट ये ना दूर के डोल दुहाने हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सोशलिस्ट एंड मिक्स के बारे में। आज तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, कल हम लोग पढ़ेंगे सोशलिस्ट एंड मिक्स के बारे में।
तब आप डिसाइड करना कि कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी सबसे अच्छी है। ठीक है बाबा, चलो अब मैं 3-4 मिनट रुका हूं सो दैट एनीवन वांट्स टू टेक अ कॉल, आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत दिन नहीं था ना अभी, तो इसीलिए मैं रुका हूं। वैसे तो मैं वैसे भी रुकता हूं, बट ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग हियर इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू कोड। ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो बाबा, ठीक है। जिनको नहीं है आप लोग जा सकते हो, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज हु हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। कल मैं क्वेश्चंस के साथ शुरू करूंगा और कल हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी बता रहा हूं, कल ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर, could you please explain speedily because we have read this in 12th. What I have to explain, Prakshit Agrawal ji? Let me know ना बेटा, what I have to explain. अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं जल्दी से कोर्स भगाऊं? नहीं यार, नहीं यार बाबा यार, मैं तेरे को बताऊं ईमानदारी से, 12th में जो तुमने पढ़ा उसकी अप्रोच और अभी की अप्रोच में बहुत फर्क है, ठीक है। वो मैं नहीं करूंगा यार। क्या होता है, देख, 2 रीजन है। पहली बात तो 12th में जिस तरीके से पढ़ाना है, देख मैं बताऊं 12th में जो पढ़ा है और अभी जो अपन ने पढ़ रहे हैं, दोनों का एम अलग अलग है। वहां पे आपको आंसर लिखने थे, यहाँ आपको एमसीक्यू करना है, तो सेम डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका बदल जाता है। सर कल थक जाते थे, आज आपने रिचार्ज कर दिया, थैंक यू सो मच भाई। सर टेंशन कम हुई मेरी, थैंक यू सो मच। अरे बट बिल्कुल लोड मत ले बेटा, मैं कभी भी छुट्टी करूँ ना आयुषी, मैं बताऊं, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई कोर्स, ऑफ एवरीथिंग, सो रिलैक्स। आ गए, अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फॉर माई सब्जेक्ट। इसमें मतलब कोई डाउट ही मत रखो इस पूरी चीज के अंदर, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। सर नोट्स लिखने या रजिस्टर में? नहीं बेटा, आपको मेरी बुक के साथ पढ़ना है, जो मैं बुक में जैसे हाईलाइट करता हूँ आपको वैसे हाईलाइट करना है, और वही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लिखने का कोई काम ही नहीं अपना, लिखने वाला तो पूरा कोई मैटर ही है ना अपना। थैंक यू भाई। सर टेस्ट कैसे होगा और कब होगा? चैप्टर्स खत्म होने के बाद होगा, और वो मैं एक बार आपको अपडेट करते चलूंगा, ठीक है। योगिता जी, टेस्ट की चिंता मत करो, मैं मेरे सब्जेक्ट में टेस्ट कंपलसरी लेता हूँ। मैं तो सी इंटर में एफएमएसएन में पेपर कॉपी खुद चेक करवा के देता हूँ बेटा, तो मैं तो उतना वैसे लेवल पे आदमी करता हूँ। मतलब मेरे लिए टेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसमें आप बिल्कुल भी डाउट में ही मत रहना। मतलब आई एम वे टू क्लियर कि बिना टेस्ट के मेरी पढ़ाई नहीं होगी। सर रजिस्टर में लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समझना है, क्योंकि देखो राइटिंग नहीं है अपने लिए सिर्फ और सिर्फ वही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सर जैसे 12th में एमसीक्यू में काफी मॉक दिए थे, अभी भी कर ले? करना ही है, मैं करवाऊंगा लल्ला, है ना, सब मैं करवाऊंगा, चिंता भाई। हेलो सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, बताओ। हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। हाँ सर। हाँ सर, मुझे ये जानना था कि आप जैसा आज जो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक हम लोग पढ़े आज, तो इसका जो एमसीक्यू है वो तो एक्चुअली मॉड्यूल में तो पूरा मिक्सड अप रहता है, तो मेरे को पॉइंट आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका एमसीक्यू मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये समझ देखो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा हूँ सर। आपका और आयुषी का क्वेश्चन एकदम सेम ही है, मैं दोनों का आंसर करता हूँ। देखो एमसीक्यू की 2 चीजें हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कुछ करवा देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं देख लेता हूँ क्या हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का कुछ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो क्लास में एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, ठीक है, उनको अपने दिमाग में रखो, ठीक है। मैं उन्हीं की कुछ लिस्ट, देखो आपको कंटेंट क्या देना है वो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ बाबा, वो एक बार मेरे को देखने दो। मगर मेरी तरफ से मैं जो रोज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा, ठीक है भाई। तो आपको ठीक जो है चाहिए वो एक बार मैं चेक करवा के आपको बताता सर। हूँ, है ओके ना, सर, थैंक यू। वो एक बार मैं आपको देख देता हूँ। मॉड्यूल से करें आपकी बुक से? भाई मेरी बुक से कर ले, मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा कहीं लोचा लफड़ा जली फाफड़ा नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सर डेली इकोनॉमिक्स में कितना टाइम देना जरूरी है? 1 घंटा क्लास में, 15 मिनट घर पे। 15 मिनट 20 मिनट दोगे, इससे ज्यादा क्या दोगे भाई? इससे ज्यादा तो सब्जेक्ट ही नहीं है यार, तो इससे ज्यादा की नीड ही नहीं है एक्चुअली।
मतलब आधे घंटे से ज़्यादा तो भाई देना ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स पे टाइम दो, ऐसा, इसमें इतना ही नहीं। डन है सर, करंट अफेयर के पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं आता इधर उधर से, इधर से कुछ नहीं आता एग्जाम में। मैं जितना करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, आपको ज्ञान के लिए बताता हूँ, एग्जाम के लिए नहीं बताता बेटा। इतना कम क्यों सर, इतना कम? देख यार, मैं तेरे को बताता हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ। मेरे हिसाब से एक एवरेज इंसान 9 घंटे पढ़ता होगा, 10 घंटे, 10 घंटे मान लो। 10 घंटे में से आप मान के चलो कि आपकी 5 घंटे की क्लासेस होती है, करेक्ट? 5 घंटे की क्लास हो गई, 5 घंटे बचे। 5 घंटे में 3 घंटे आप दोगे फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड अकाउंट्स को, 2 घंटे दोगे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स को, तो उसमें आप 1 घंटे से लेकर सवा घंटा दे दो मैथ्स को, 45 मिनट के आसपास आप दे दो, आधे घंटे से 45 मिनट दे दो आप इकोनॉमिक्स को। इससे ज्यादा की ना जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स नहीं है, जितना है उतना ही है। इधर उधर का कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, एक भी चीज इधर उधर की यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, ऐसा। ठीक है गाइस, चलो भाई लोग, डन है? चलो बाबा, डन है? चलिए गाइस, फिर आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।